साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम पुराने पेपर को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में हमने आईसीएमआर के बहुत सारे पेपर को सॉल्व कर लिया। हालाँकि उसके 4 साल के पेपर अवेलेबल हैं, जिसमें हमने 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके अलावा जब भी मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया, तो उसके सापेक्ष अगर कोई भी क्वेश्चन था, तो मैंने उसको सॉल्व कराया, ठीक है? तो एक पेपर जो कि आपका 2018 के कुछ पेपर थे, क्वेश्चन थे, वो रह गए हैं, तो मैं इस वीडियो में केवल 2018 आईसीएमआर के क्वेश्चन को जो होगा वो सॉल्व करते हैं और बाकी उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? तो इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा गया है, हालाँकि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? जो आप 12th लेवल पे बेसिक पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इंटू सेवरल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? मतलब जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन होती है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इस मतलब मूव करती हैं, वो क्या करती हैं, सेवरल कंपोनेंट में जो ब्रेक होती हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको रटा देता हूँ, ठीक है? कैसे आपको याद रखनी है, तो हालाँकि जो इफ़ेक्ट होता है, अगर वो मैग्नेटिक फ़ील्ड में होता है, तो उसको जी-मैन इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये मैंने एक साइड में लगाया हुआ है, स्टार्क इफ़ेक्ट भी होता है, अगर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन जो आपकी होती हैं, अगर वो रेडिएटिंग एटम से जब निकलती हैं, आयन से या मॉलिक्यूल से, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में रिफ्लेक्ट होती हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पर थी। जी-मैन इफ़ेक्ट जो होता है, ये आपका मैग्नेटिक फ़ील्ड के साथ होता है, तो यहाँ पे याद करने के लिए हमारा वही ट्रिक काम आ जाएगा। एम को एम से जोड़ दीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लिया जाए। तो जी-मैन इफ़ेक्ट जो होता है, वो आपका मैग्नेटिक फ़ील्ड में होता है और नेक्स्ट टाइम आप याद रखेंगे कि स्टार्क इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्क इफ़ेक्ट जब पूछा जाएगा, अगर यही क्वेश्चन कर दिया जाए और केवल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कर दिया जाए, तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्क इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो हालाँकि आपको ये याद आया होगा कि हमने कभी इसको 12th में पढ़ा होगा। तो सेम चीज़ वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है? अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द NaCl का दिया गया है 58, ठीक है? तो हाउ मैनी एमजी होंगे इन इतने माइक्रोमोल ऑफ NaCl? तो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पर ये आधारित क्वेश्चन है और ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, ठीक? और ऐसे क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, डीबीटी भी पूछता है अपने पेपर में, अगर आप उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और शायद ये चीज़ें सही भी है कि आप कल को रिसर्चर बनेंगे तो आपको एटलीस्ट मोलैरिटी पता होना चाहिए। कल को आपको सॉल्यूशन बनाने होंगे, बफर बनाने होंगे, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द NaCl का दिया गया है, तो कितने एमजी होंगे इतने में? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मोल आपने पढ़ा होगा। मोल का जो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी थी। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको और भी बता देता हूँ कि कुछ आपकी चीज़ें होती हैं जो आपकी मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है, ठीक है? इस चीज़ों को आप एक बार नॉर्मैलिटी होती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इसको पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? आपको बेसिक केमिस्ट्री की बुक में आराम से मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर भी सर्च कर लोगे, तो भी आपको जनरल केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको कोई भी मास्टर अच्छे से पढ़ा देगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो ये मैं ही कवर कर देता। ठीक है? तो यहाँ पे आपको केवल इतनी बातें याद रखनी थी कि मोल इज़ इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको मोल दिया गया है 50 माइक्रोमोल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है 10 की पावर -3 ये आपका मिली होता है। माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है। तो ये माइक्रो हो जाएगा और आपका नैनो जो होता है वो 10 की पावर -9 जो होता है ये नैनो होता है। 10 की पावर -12 जो होता है ये आपका पिको होता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा और 10 की पावर -15 जो होता है वो आपका फेमेटो होता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट चलता है जिसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको क्या करना था? आपको क्या करना था 50 माइक्रोमोलर को आपको 50 इंटू 10 की पावर -6 लिखना है। वेट आपसे पूछ रहा था, मॉलिक्यूलर वेट आपको 58 दे दिया था। अब इसको क्या करना है जब आप वेट निकालने जाओगे तो 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 58। अब यहाँ पर आप जब 58 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आपकी
2900 आ जाएगी इंटू 10 की पावर -6। ठीक है। अब चूंकि जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो मिली में दिया गया है, तो खैर पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर ये आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये 2900 लिख दीजिए बटा 10 की पावर -6 है। मैं इसको और सरल तरीके से बता देता हूँ। 6 जीरो आप लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 29 इंटू 10 की पावर -4, यही हो जाएगी। लेकिन आपसे मिली में पूछ रहा है तो आप इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी 29 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, -4 +3 एक तरीके से। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 29 डिवाइडेड 10, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 29 इंटू 10। तो जब आप इसको करेंगे तो ये जो बनेगा आपका 2.9 mg बनेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 2.9 mg बनेगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे तो वो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डे के बारे में बताया था, एक सेपरेट लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है ओजोन डे, इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन सब पे भी वीडियो बना दूं। ठीक है। बट समय का अभाव मेरे पास भी है और आपके पास भी है, तो आपके पास कोई बुक होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ओजोन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो आपका 16 सितंबर को होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी डेज मैंने आपको बोले हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा। राइट। फिर यहाँ पे सेक्शन ए में इन्होंने पूछा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप एमंग इंडियन पॉपुलेशन में कौन सा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि यूरोपियन पॉपुलेशन में कौन सा मोस्ट कॉमन है, तब आपका कौन सा कॉमन होता है, ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेटिव चीजें हैं। बाकी गूगल पे और सर्च कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू द प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले विटामिन आपको जो लेक्चर अपलोड किया है उसका कारण यही था कि अगर आपको यहाँ पे प्रोटीन डिफिशियंसी भी नहीं पता है, तो अगर आपको केवल विटामिन की डिजीज के बारे में पता है तो भी आप इसको कवर कर ले जाएंगे। तो जैसे कि स्कर्वी जो था ये आपका विटामिन सी से हो रहा था, यही तो हो रहा था। बेरी बेरी जो था वो आपका B1 से हो रहा था, और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया बहुत बार हमने जिक्र किया, विटामिन डी से हो रहा था। तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो कि क्या होता है, मैरास्मस होता है। अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है। तो पीएम एक चीज होती है, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे स्कूल पढ़ने कितने उम्र जाते हैं, 3 से 5 साल में बच्चे जाते हैं, उसके पहले जब कोई डिजीज होती है तब उसको क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। इट लीड टू द वेरियस डिग्री ऑफ ग्रोथ में कमी आती है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है या दोनों की कमी से हो सकता है। और पीएम दो टाइप के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वाइसर कोर होता है और एक आपका मैरास्मस होता है। तो यही जो नाम यहाँ पे आपको दिया गया था ये आपको इसीलिए दिया गया था, मैरास्मस जो होता है ये आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी जो होती है ये क्वाइसर कोर एक डिजीज होती है। बेसिकली ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में होती है। बाकी यहाँ पर ये इसका सिम्टम दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और प्रोटीन एंड कैलोरी इन दोनों की कमी से आपका मैरास्मस होता है। इफेक्ट इन्फेंट्स में होता है, बच्चों में होता है बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। तो क्वाइसर कोर जो होता है वो आपका 1 से 5 साल तक के बच्चों में होगा, और मैरास्मस जो होता है वो आपका 1 साल के बच्चों में होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद ये यहाँ पे आपको इसके सिम्टम्स दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पीएम कैन रिकवर इफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट उनको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि डिजीज हो गई तो फिर जीवन पर्यंत के लिए हो गया, और उनको वापस से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराया जाए तो क्या होता है, वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वाइसर कोर एंड मैरास्मस के रिलेट रेफरेंस में। ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया है, बट मैं थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। नहीं पढ़े हैं तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी था, बीच में चर्चाएं हुई थी। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जब आप कोई भी ट्रांसपोर्ट में अगर आप एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है? एटीपी जो होती है वो कंज़्यूम हो रही है तब उसको हम एक्टिव बोलते हैं, ठीक है? और पैसिव में क्या होता है वो स्वतः हो जाता है मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं पैसिव बोलते हैं। तो आपने अगर सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा तो वहाँ पे एटीपी कंज़्यूम हो रही थी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस याद करिए वहां पर भी वही कहानी आती है। बट ऑस्मोसिस जो होती है ये आप पढ़े होंगे तो ये क्या होता है इसमें डिफिनेशन जब इसका दिया जाता है तो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस याद रखिएगा थ्रो याद रखिएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यही इसका डिफिनेशन होता है सेमी परमिएबल। ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तहत होता है ये। ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन जाता है ये आपका कौन सा होता है ये आपका ऑस्मोसिस होता है तो यहाँ पे ये आपका डिफ्यूजन का पार्ट और एक्सोसाइटोसिस में भी एनर्जी खर्च होती है। तो इस चैप्टर को भी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा देख कर जाइएगा। फिर ये आपका इम्यूनोलॉजी जो कि मेरे बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं ये मैंने आपको एचएलए मैचिंग भी पढ़ाया था बेसिकली ये क्या था जब मैंने आपको एमएचसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी का दूसरा नाम जो होता है इसको एचएलए बोलते हैं बेसिकली ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको बोला जाता है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको बोलते हैं। ठीक है तो ये एंटीजन इसको बोलते हैं तो ये कब मैचिंग करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इसको हम मैचिंग करते हैं। ठीक है फिर इसके बाद आपसे पूछा गया ऑल आर ट्रू अबाउट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेप्ट तो इसका भी मेरा चैप्टर अवेलेबल है हालांकि मैंने यहाँ पे आपको लगा दिया है नेक्स्ट पेज पर दो टाइप की आपकी डायबिटीज होती है डायबिटीज मेलाइटिस इसको बोलते हैं। एक आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है उससे आप नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो आपका एडीएच की डिफिशियंसी से होता है राइट। फिर इसके बाद इसमें आपको क्या देखना है डायबिटीज मेलाइटिस जो होती है ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इसको बोलते हैं। ये जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं यंगर देन 20 साल के बच्चों से पहले ये आपको देखने को मिलता है और ये क्या है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जहां पे इम्यून सिस्टम अपनी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं जो कि क्या करती हैं इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं तो अगर वही नहीं रहेंगी तो बनेगा नहीं। ठीक है और जो दूसरी टाइप की डायबिटीज होती है ये आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये आपका मैच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं ये लेटर इन द लाइफ में होता है। ये आपके शॉर्ट शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन से नहीं होता है बिकॉज ऑफ द जो आपकी टारगेट सेल्स होती हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाती हैं मतलब उनका बेसिकली कह सकते हैं उनका रिसेप्टर जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है सेंस सेल तो बन रही है लेकिन जब उनको कार्य करना है तो जो रिसेप्टर को सेंस करना था उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। और ओबेसिटी जो होता है वो इसका कॉज हो सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है तो ये मेलाइटिस 2 का होता है बाकी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी आपसे पूछा जाता है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो वो आपका टाइप 1 होता है। बाकी अगर नहीं याद होता है तो इसको याद रखिएगा दो टाइप का होता है 1 एंड 2 होता है ऑटो इम्यून का ए निकालिएगा और ए अल्फाबेट पहले आता है तो जो आपका ऑटो इम्यून है वो आपका टाइप 1 है। ठीक है अब इससे ज्यादा क्या ही बताया जाए आपको। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए तो डायबिटीज क्या है टाइप 2 डायबिटीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इंसुलिन प्रोडक्शन ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो लिखा हुआ है अराइजेस नॉट फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ द इंसुलिन। ठीक है बाकी यहाँ पे क्या था टाइप 2 में आपका इनएबिलिटी ऑफ द सेल जो आपकी सेल थी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ये ट्रू हो गया। बाकी डायबिटीज जो होता है वो जेनेटिक डिजीज होती है लाइफ स्टाइल से भी होती है तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट। फिर इसके बाद हीमोफीलिया भी मैंने आपको बताया है इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ये आपका बेसिकली क्या होता है रिसेसिव होता है एक्स लिंक्ड होता है इसको याद रखिएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट जितनी डिजीज थी वो भी मैंने आपको बताई है वाई लिंक्ड भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बाकी ये सब आपका होमवर्क है तुरंत आपको रिकॉल आ जाना चाहिए राइट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन म्यूटाजेनिक म्यूटाजेनिक का मतलब होता है कि म्यूटाजेनिक का मतलब जो म्यूटेशन कॉज करे। ठीक है म्यूटेशन कॉज करे तो कौन सा म्यूटेशन नहीं कॉज करेगा क्योंकि अगर आपने इसमें ऑप्शन को अगर आप ट्रेस करें तो एक्सरे जो होता है ये आपका डीएनए में म्यूटेशन कॉज करता है। जब आप डीएनए पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं एक्सरे जो होता है वो म्यूटेशन कॉज करता है। यूवी जो होता है ये भी म्यूटेशन कॉज करता है सबसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल थाइमीन के डाइमर बनते हैं ये याद रखिएगा एग्जाम में पूछा भी गया है। और एक्रिडीन ऑरेंज भी होते हैं ये भी जो होते हैं ये भी आपके म्यूटाजेन आते हैं। ठीक है इसको देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तो इसमें कौन सा नॉन म्यूटाजेनिक होगा वो आपका इंफ्रारेड होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका पूछा गया बैक्टीरिया के शेप के बारे में, इसको भी अगर आप माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी बुक उठाएँगे, बेसिक बुक उठाएँगे, वहाँ पर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, तो इसको पढ़ के जाइएगा। बेसिकली इसमें जो कॉमन एग्ज़ाम्पल होता है विब्रियो कॉलरा, ये आपका जो होता है वो कॉमा शेप्ड होता है, सी फॉर कॉमा, सी फॉर कॉलरा, ठीक है? तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी यर्सीनिया पेस्टिस भी मैंने आपको बता रखा है, प्लेग वगैरह, ठीक है? तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन नेचुरल अमाइनो एसिड। तो अब आपको यहाँ पे देखना था, अगर आप अमाइनो एसिड पढ़े होंगे तब भी आप ट्रेस कर लेंगे, और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो भी ट्रेस कर लेंगे। कैसे ट्रेस कर लेंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड के होते हैं बेसिकली, ठीक है? बीटा नहीं होते हैं। और एलानिन जो होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये बीटा फॉर्म में थोड़े रहेगा, यही इन्होंने गलत बोल दिया। बाकी अर्जिनिन आपको देखने को मिलेगा, प्रोलीन देखने को मिलेगा, ट्रिप्टोफैन देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? प्रोटीन की डेफिनिशन यही होती है कि वो एल अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड फाउंड अबंडेंटली इन द कोलेजन, ये भी मैंने आपको इसीलिए पढ़ा दिया था ताकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ग्लाइसिन जो होता है वो 1/3 पार्ट जो होता है वो आपका ग्लाइसिन होता है। ठीक है? इसको याद रखिएगा। बाकी भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। तुरंत ही आप इन सारे अमाइनो एसिड को नाम याद रखिए और उनको तुरंत ही आपको रिकॉल आ जाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो अब आप यहाँ पे इसको ट्रेस कर लीजिए कि किसका डिफरेंस होता है, ठीक है? तो अगर आप इसमें डिटेल में जाएँगे, तो सबसे पहला क्या होता है, शुगर जो होता है, अगर आप शुगर लेवल पर जाएँगे, तो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी होता है, और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है? राइबोज़ होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, डीऑक्सी-राइबोज़ होता है और यहाँ पे राइबोज़ होता है, तो एक डिफरेंस आपको शुगर में देखने को मिलेगा। तो प्यूरीन को और फॉस्फेट को तो हटा ही दीजिए, फॉस्फेट में तो डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद आपका जो बेस में होता है, तो डीएनए में क्या होता है, आरएनए में आपका यूरेसिल होता है और डीएनए में आपका थाइमीन होता है। तो अब आप देख लीजिए कि ये कौन से बेस हैं, तो ये आपका यूरेसिल जो होता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो आपके प्यूरीन होते हैं और पाइरिमिडीन होते हैं, यही आपके 2 बेस होते हैं। तो प्यूरीन जो होता है वो आपका एडेनिन, ग्वानिन होता है, और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये आपका पाइरिमिडीन होता है। तो यानी कि शुगर और पाइरिमिडीन ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको आराम से ट्रेस कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया इन्हिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनिक एसिड, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन का है। बाकी कुछ नहीं समझ में आता है तो मैंने भी आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है। मोस्टली आपकी 95% जो प्रोसेस या जो आपके ड्रग्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन होते हैं। बाकी ये जब आप कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उसमें एक एग्जाम्पल ये है और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये चैप्टर भी मैंने आपको बताया है कि इसको आसानी से पढ़ के जाइएगा। फिर वैलेंसी ऑफ द कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस तरीके से लगा लीजिए 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। फिर कोएंजाइम ए इज ए डेरिवेटिव ऑफ, ये आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा मेरा विटामिन का, बहुत ज़्यादा इसमें बताने को रहा नहीं है। पैंटोथेनेट होगा जो आपका कोएंजाइम ए का डेरिवेटिव होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस ऑक्सीजन टू वाटर। तो जब आप बहुत सारे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब आपका ईटीएस रन करता है तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है? सबकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 आपका एनएडीएच से मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन, ये आपका एफएडी से लेता है। बाकी 3 जो होता है ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका क्यू साइकिल चलती थी, याद आया? और 4th जो होता है यहीं पर आपका लास्ट कॉम्प्लेक्स में ही जो होता था वो रिड्यूस किया जाता था, ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता था, वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, याद रखिएगा। और एटीपी सिंथेज जो होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? फिर आपसे पूछा गया व्हाट डज अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन इन द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन टेल एज। तो अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपका एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो आपका कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर होता है वो क्या करता है, एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा, ठीक है? नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं, ठीक है,
इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? तो इसको पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो आपके अनकॉम्पिटिटिव हैं, ये इनके नाम में ही है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके ईएस कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करते हैं, ठीक है? ये केवल और केवल किस पे बाइंड करेंगे? ईएस कॉम्प्लेक्स पे बनेंगे, मतलब कहेंगे कि आप एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लो, फिर हम बाइंड करके तब भी हम आपको दिक्कत पैदा कर देंगे, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, इन्हिबिटर बाइंड ऑलरेडी फॉर्म्ड एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करता है। ठीक है? इसके अलावा इन्हिबिटर बाइंड टू अनदर साइड ऑफ द एक्टिव साइट ऐसा नहीं है। बाकी ये दूसरे इन्फॉर्मेशन है तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव जो होता है वो उसके एक्टिव साइट के जहाँ पे वो बा बा सब नॉर्मल सबस्ट्रेट जाएगा, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव वाला आके बाइंड करेगा। राइट? ये पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव होगा वो ईएस पर भी बाइंड कर सकता है, ई पर भी बाइंड कर सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग अब्सॉर्ब मोर यूवी रेडिएशन एट 260 नैनोमीटर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, राइट? और यहाँ पे आपका बस ये ब्रेन चेक कर रहे हैं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा गया कि आपका यूवी रेडिएशन कौन अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आपका ये डीएनए आपका बना हुआ है तो जब आप एक पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा हाइपोक्रोमैटिक इफेक्ट और एक होता है हाइपर क्रोमैटिक इफेक्ट। तो जब डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, ये मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, डीनेचुरेशन होता है, तो क्या होता है जब डीनेचुरेशन होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो ये बेसेस ओपन हो जाएँगी, तो ये ज़्यादा यूवी रेडिएशन को क्या करेंगी, अब्ज़ॉर्ब करेंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमैटिक बोलते हैं, और जब ये बंद रहती हैं तब इनको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमैटिक बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब ये खुलेगा तो डबल स्टैंडर्ड का तो ऑप्शन कैंसल हो गया, क्योंकि वो तो कम यूवी अब्ज़ॉर्ब करेगी। प्रोटीन आपका 260 पे करेगा नहीं, प्रोटीन आपका 280 पे करता है, ये आपको पिछली बार भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन सेट किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि मैं किसको टिक करूँ, ठीक है? तो आपको टिक किसे करना है? आपको टिक उसे करना है, कैसे टिक करना है कि जो यूवी से क्या बन रहा था, थाइमीन का डाइमर बन रहा था, और थाइमीन किसमें होता है, डीएनए में होता है। तो यहाँ से आप सोच सकते थे। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो ज्यादा, मतलब थाइमीन जो होता है वो ज्यादा यूवी रेडिएशन के प्रोन होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इसको मैं स्टार दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया द मेन रोल ऑफ एंजाइम इन अ केमिकल रिएक्शन में। एंजाइम क्या करते हैं, तो ये आपके रिएक्शन की एनर्जी को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। यही एंजाइम का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ग्रुप इन द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी में कौन होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एनर्जी तो आपका फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। याद नहीं है, पायरोफॉस्फेट। फिर आपसे पूछा गया वाटर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल इज प्रोबेबली मीडिएटेड बाई। तो यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है, ये आपका मिल जाएगा जब आप लिपिड की बाइलेयर पढ़ते हैं या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो पोरीन्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाई वहां पर भी मैंने बताया, पोरीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर कर देते हैं। तो पोरीन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं जो कि ह्यूज पोर बनाएंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया में, ठीक है? और कि जिससे क्या होता है, अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, जिससे क्या होगे वो उससे पास हो सके। गिवन फिगर्स तो इस तरीके से ये था। बाकी जो वाटर चैनल्स जो होते हैं ये मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरीन्स के बने होते हैं, ठीक है? तो वाटर को भी एक्वा ही बोलेंगे, तो अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी यहाँ पे एक्वापोरीन ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है? हाइड्रो यहाँ पे नहीं लिया जाता है। ट्रांसफेरिन जो होता है ये आपका आयरन, जो ट्रांसफेरिन वर्ड होता है या फेरिटिन वर्ड होता है वो आपका आयरन से रिलेशन होता है, ठीक है? तो वो नहीं होगा, यहाँ पे एक्वापोरिन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी हो सकता है आगे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एक्वापोरिन्स होते हैं, ठीक है, वाटर चैनल्स में कितने एक्वापोरिन्स होते हैं, तो 8 एक्वापोरिन्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हीमोग्लोबिन, इसका भी चैप्टर आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब लेक्चर में, पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन है ये आपका क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सीजन और CO2 ये भी याद रखिएगा, दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और हीम इसमें क्या है, पोरफायरिन है, ये तो इसमें पाया ही जाता है। क्या है, तो इसका जो करेक्ट, तो इसमें जो रॉन्ग बातें कही गई हैं वो क्या है, हैज प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, इसमें नहीं होती है, ठीक है? फिर ये भी मैंने आपको बहुत बताया है कि एसिड फॉस्फेटेस किसका मार्कर है, तो ये आपका लाइसोसोम का मार्कर होता है, जिसका पीएच क्या होगा,
5.5 होगा, एसिडिक पीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया, द सेल ऑर्गेनेल विथ एसिडिक पीएच। तो ये जो होगा वो आपका लाइसोसोम होगा। बाकी सारे ऑर्गेनेल का पीएच, सारे मार्कर एंजाइम जरूर याद रखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो मार्कर एंजाइम होता है वो कौन होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो इसका मार्कर एंजाइम होता है। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, ये आप इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया फ्रॉम प्री नेटल लाइफ टू प्यूबर्टी द प्राइमरी oocyte। तो ये मैंने जो पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था कि जब सेल साइकिल आप पढ़ते हैं वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप देखते हैं तो आपका जो प्यूबर्टी स्टेज आती है वहां पर आपका जो oocyte होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में रुका रहता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में रुका रहता है। और किस स्टेज में रुका रहता है नेक्स्ट टाइम पूछे तो डिप्लोटीन बताना। ठीक है, तो ये डिप्लोटीन स्टेज में जो होता है ये रुका हुआ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोफेज फर्स्ट होगा। तो जब प्यूबर्टी आती है तब मतलब आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और मियोसिस सेकंड जो होता है वो आपका कब कंप्लीट होता है? जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग मिलता, स्पर्म आता है, तब आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा और प्रोफेज की जगह आपसे पूछ लिया प्रोफेज में कहाँ पे, तो तब आपको क्या आंसर करना है? डिप्लोटीन में आंसर करना है। फिर आपसे पूछा गया एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर इन द यूकैरियोट। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं आपके, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको चार्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। आराम से आपको ये चार्ट रट कर जाइएगा। ठीक है, बाकी मोटी बातें याद रखिएगा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, बीटा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है या अल्फा जो होता है वो आपका क्या होता है? आरएनए का प्राइमर बनाता है। बीटा जो होता है ये आपका बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व होता है। मोटी बात याद रखिएगा, बी से बी को जोड़ लीजिएगा। और गामा जो होता है ये भी मैंने आपको बताया है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक डी मतलब और डीएनए के लिए होता है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होते हैं उसको क्या करता है? गामा सिंथेसाइज करता है। एम से एम को जोड़ लीजिएगा। और टोपो आइसोमरेज जो होता है ये आपका एक अलग स्टोरी है। ठीक है, फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फॉस्फेट नहीं होता है। तो फॉस्फेट किस में नहीं होता है? न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। जब आपका शुगर बनता है और उसमें बेस जोड़ देते हैं तब ये क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। राइट। और फिर क्या बनता है? जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है तब इसमें बनता है न्यूक्लियोटाइड। अगर नहीं याद आता है तो PQRST याद रखिएगा। एस पहले आता है, टी बाद में आता है। तो टी बाद में बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बाद में बनेगा, साइड पहले बनेगा। ठीक है, और टाइड कब बनेगा? जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो ये आपके इसका इस तरीके से ही आप आंसर कर सकते हैं। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आपका प्यूरिन है। तो आपको मैंने अभी बता दिया, एडेनिन जो होता है वो आपका प्यूरिन होता है। फिर आरएनए आई स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूरी एक मैकेनिज्म है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होती है। इससे करके बहुत सारे आपके चीजें बनाई गई हैं, उसको आप देख कर जाइएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ के जाइएगा, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे से फैमिलियर होंगे। ठीक है, इसमें एक स्पीसीज होती है मेलोसिनाई इकॉग्निशिया। ठीक है, उसमें जो था आपको ये देखने को मिलता है जहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से उसको इनिबिट किया गया था। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ये आप इसको पढ़ के जाइएगा। इसके बाद जीन विच आर एक्टिव ऑल द टाइम इन द सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? तो जो हमेशा आपके जीन सेल्स में एक्टिव होते हैं उनको हम हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। और और एक चीज और याद रखिएगा, आपका सेलुलर लग्जरी जीन क्या होते हैं? जो कभी कभी एक्टिव होते हैं। लग्जरी का ही मतलब हो गया ना, मतलब हाई फाई वाले लोग हैं। तो जब कभी मतलब जो आपके ऑल टाइम एक्टिव है वो आपके हाउस कीपिंग हो गया। और जो आपका कभी कभी एक्टिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लग्जरी जीन बोलते हैं। फिर व्हाट इज द की इवेंट दैट लीड टू द एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन विथ अ प्रोटियोसोम। तो ये आपका यूबिक्विटिनाइजेशन होता है। जब प्रोटियोसोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है तो आपका क्या होता है? यूबिक्विटिनाइजेशन ही तो होता है। राइट। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ट्रांसक्रिप्शन आपका डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। बेसिकली आपका एमआरएनए बनता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपसे कुछ इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए। पैसिव इम्यूनिटी आपको कैसे मिलेगी, मतलब बनी बनाई इम्यूनिटी। तो वैक्सीन जो होती है वो आपको बनी बनाई थोड़ी दी जाती है, वो तो आप में इंजेक्ट किया गया एंटीजन। जो आप कोरोना का देखते हैं, आपको जो बुखार आता है वैक्सीन लगाने के बाद, अगर बनी बनाई मिली होती तब क्यों फीवर आता?
ठीक है, तो वैक्सीन आपका ऑप्शन कट जाएगा, एंटीबायोटिक की यहाँ पे स्टोरी नहीं होगी और एंटीजन भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एंटीबॉडी होगा। और पैसिव का जो सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है नेचुरल पैसिव, अगर आप देखेंगे तो इसका जो बढ़िया एग्जांपल है जो मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है आईजीजी, तो ये आपका क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस ही जनरेटेड होता है या इम्यून रिस्पांस का जो मैंने पहला चैप्टर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था वहां पे मैंने इस बात को बताया था कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेमोरी जो होती है वो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और मेमोरी जो होती है यही वैक्सीन बनाने के पीछे भी लॉजिक जो है, वो वैक्सीन बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो आपका मेमोरी है, तो इसको याद रखिएगा। समझ रहे हैं? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, तो ये भी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि लाइफ टाइम प्रोटेक्शन कौन नहीं देगा, टिटनेस नहीं देगा, क्योंकि जब आपको चोट लगती है तो आप क्यों कहते हैं कि जाके टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको पोलियो हो गया, एक ही बार तो वैक्सीन लगी, सॉरी एक ही बार तो आपने वैक्सीन लिया होगा पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का भी आपने एक बार लिया होगा और डीपीटी का भी आपने एक बार या दो बार जो भी लिया, जिससे क्या हो गया, आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, टिटेनस जो होता है वो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसीलिए आपको बार बार उसको लगवाना पड़ता है। फिर आपसे पूछा गया न्यू बॉर्न्स क्या होते हैं, न्यू बॉर्न जो होते हैं वो आपके आईजीजी एंटीबॉडी को रिसीव करते हैं, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया ब्लड ग्रुप, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड ग्रुप जो क्लासिफाई किया गया था उसका कॉन्सेप्ट क्या था आपका, ए बी ओ, यही ब्लड ग्रुप है। ए में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है, इसी वजह से उसका नाम पड़ा, और ए बी में कोई नहीं है, ये आपका एंटीजन की बात हो गई। ठीक है, अगर आप एंटीबॉडी पे जाते हैं तो ए में बी एंटीबॉडी है, बी में ए एंटीबॉडी है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ओ में क्या होता है, आपके दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे पूछा गया द ब्लड ग्रुप विथ एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी, दोनों ही एंटीबॉडी जिसके पास है वो आपका ओ है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका एंटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंटी बी है, ये एंटी ए है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एंटी ए बी दोनों है। फिर व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डब्ल्यूबीसी माइग्रेट टुवर्ड द बैक्टीरिया, तो जब आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया की तरफ जाती हैं तो वो बेसिकली आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका कीमोटैक्सिस होता है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस तो आपका अलग होता है जहाँ पे आपकी मैक्रोफाज वगैरह करती हैं, बट ये नॉर्मल प्रोसेस जो होती है वो आपका कीमोटैक्सिस होता है, कोई केमिकल के तहत आकर्षित होती है। राइट, फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट डब्ल्यूबीसी यूज टू किल बैक्टीरिया फंगाई या अदर ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करते हैं, तो ये कैसे करते थे ये मैंने आपको बताया नहीं था इम्यून के लेक्चर में, ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करते थे, रॉस जनरेट करते थे, जिससे क्या होते थे, वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया ट्रेटोजेनेसिस, ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका मैं शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं बेबी के फॉर्म हो जाते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द डेवलपिंग बेबी को क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं, वेरी सेंसिटिव होता है कोई भी सब्सटेंस के खिलाफ, भाई ऑब्वियस सी बात है छोटा सा बच्चा है। ठीक है, इंटरफेयर विद द स्टेप्स इन्वॉल्व, टॉर्च इन्फेक्टिंग या कि कुछ वायरसेस ये एनिमल्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, ये सब क्या करते हैं उसमें मेजर कॉज ऑफ मिसकैरेज के मेजर कॉज होते हैं, या अबॉर्शन के इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस बोलते हैं। समझ रहे हैं? Teratogen are in fact drugs or chemical that product abnormally in the fetal development, मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो फीटल के डेवलपमेंट में दिक्कत पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेराटोजेंस बोलते हैं। थैलोडिमाइड वर यूज टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट लीड टू द हार्ट डिसऑर्डर एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन, तो ये आपको एक अलग स्टोरी है, बट यहाँ पे जो आपका फीटस से होकर गुजरता है वो आपका क्या है, आपका टेराटोजेंस जो होता है वो आपका फीटल एबनॉर्मलिटीज इसको बोलते हैं। मतलब जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेराटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ड्रग दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप पॉइजनिंग का केस रहता है तो क्या करते हैं, आप एंटीडोट देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
फिर आपके कुछ और भी क्वेश्चन्स हैं जो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। बेसिकली आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछा है मेल में क्या होता है, तो ये आपका टेस्टिस होता है, इसको याद रखिएगा। फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी होता है। ठीक है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपका फीमेल का केस है। ठीक है, फिर द अमाइनो एसिड इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी आपको मेरा चैप्टर मिल जाएगा जब मैंने सेल सिग्नलिंग का लेक्चर पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने बताया था। तो ये आपका अर्जिनिन होता है जो नाइट्रिक एसिड, एनओ वाली सिग्नलिंग जब मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, सिग्नलिंग जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो कितनी इंपॉर्टेंट एक चीजें दूसरे चीजों से कनेक्टेड होती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पीएस सेकंड एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपका 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा, पहले पीएस सेकंड आता है, फिर पीएस फर्स्ट आता है। ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और ये आपकी 700 की करता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ तक हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट, ये आपका हेपेरिन होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपका हिरुडिन होता है। ठीक है, बाकी जो भी चीज है इसको पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी मैंने आपको बताया है कैसे ट्रेस करेंगे। तो ई को ऐसे 8 बना दीजिएगा, आगे लगा देंगे, ट्राइसोमी 18 हो जाएगा। ये आपका डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, 13 जो है ये आपका पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, बाकी 8 को भी देख लीजिएगा। फिर लुइस पास्चर इज नॉट एसोसिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में भी पास्चर साहब से पूछा, 2018 में भी पूछा। रेबीज के खिलाफ इन्होंने वैक्सीन बनाया था, लेकिन जब उस दिन मैंने आपको नोबेल प्राइज वाला चार्ट दिखाया है, ठीक है, वहां पे हमने क्या सीखा था, फैगोसाइटोसिस सीखा था, जो कि किसने किया था, एक मैचिन कॉफ साइंटिस्ट थे। ठीक है, एम से उनका नाम था, मैचिन कॉफ मैंने बताया था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि लुइस पास्चर का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो यहाँ से हम सीखेंगे, इनसे बाकियों से तो रिलेशन है। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स मीडिया किसने बनाया, तो लुइस पास्चर ने बनाया। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन थ्योरी को कौन डिस्प्रूव किया, तो लुइस पास्चर ने किया। तो इसको याद रखिएगा, राइट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर रिएक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो डीएनए का पॉलीमरेज आपको एंजाइम चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होते हैं, टेम्पलेट चाहिए होता है। लेकिन आपको डीएनटीपी तो चाहिए होता है, लेकिन आपको डाई डिऑक्सी थोड़े चाहिए। वहां पे तो आपको डिऑक्सी चाहिए होता है ना, डाई डिऑक्सी थोड़े चाहिए। तो ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ये है। फिर आपसे पूछा गया ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड सीक्वेंस किसमें होते हैं, ये आपका ईस्ट में होता है, जो कि आपको पढ़ के जाना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा टेक्सोनॉमी यूजिंग 16s राइबोसोमल आरएनए, इसको फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो था ये आपका कार्ल वूस ने किया था। बाकी वॉटसन तो आपके डीएनए से रिलेशन था, क्रिक का भी उन्हीं से रिलेशन था, तो यहाँ से भी आप ट्रेस कर सकते हैं। बाकी कार्ल वूस ने किया था 16s राइबोसोमल आरएनए से टेक्सोनॉमी किया था, मतलब 3 में डिवाइड किया था फाइलम्स को वगैरह को। फिर इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम आपसे पूछा क्या है, तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका है कि जो भी आपका डिजीज कॉज करेंगे, कौन सी डिजीज कॉज करता है, क्राउन गाल करता है। और ये बहुत ही फेवरेट है सीएसआईआर वगैरह के लिए, इसको पढ़ के जाइएगा। तो ये आपका क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। तो जो भी आपको नुकसान करते हैं बेसिकली, वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, राइट। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, तो इसको मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये भी आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। इसको जो तोड़ निकाला गया, वो आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट चेंजेस इन द प्लांट इंडिकेट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ SO2, तो जब SO2 का टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है, और बेसिकली SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। वापस से रिवाइंड करा देता हूँ। इंडिकेटर की अगर बात की जाएगी, तो जो आपके लाइकेन होते हैं, वो आपके SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। और इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ब्लीचिंग ऑफ द लीव्स होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 22 अप्रैल का होता है, 5 जून, 22 मार्च, 8 मई, ये सब देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। फिर रूमेन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये आपका काऊ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कंफर्म कर दी है। बाकी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अब मैं आपको केवल कुछ वीडियोस अगर हो सकेंगे तो मैं टिप्स और ट्रिक्स के जो आपको आसानी के साथ, जैसे मैंने कनेक्टिंग लिंक का अपलोड किया था, वैसा ही कुछ मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, बाकी आप डे बाय डे खूब अच्छे से पढ़िए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, लास्ट के 3-4 दिन अपना खूब जी जान लगा दीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।